वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च, बार बार टिकट लेने की झंझट खत्म। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि वह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च करेगी। यह एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करना है। इस नई योजना के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु की बेटियां, बहनें और माताएं अब राजधानी भर में मुफ्त यात्रा का आनंद ले सकेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट पर यह घोषणा की। उन्होंने लिखा कि यह पहल दिल्ली में महिलाओं के लिए यात्रा को आसान बनाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और नारी शक्ति को अधिक सुविधाएं और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी दिल्ली मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शनिवार शाम मेरी दिल्ली मेरा देश नाम से एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन हुआ। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक साथ मंच साझा करते हुए एक भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। यह आयोजन 1 नवंबर को दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया अहम फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी लोग छात्र को सिर्फ अटेंडेंस की कमी के कारण परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब अपने अटेंडेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करे ताकि छात्रों पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना पड़े। यह मामला 2016 में हुई लोध छात्र सुशांत रोहिला की आत्महत्या से जुड़ा था। सुशांत को कॉलेज में अटेंडेंस कम होने की वजह से परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी थी। इस घटना के बाद कोर्ट ने खुद इस मामले पर ध्यान दिया था। अब कोर्ट ने इस केस को खत्म करते हुए साफ कहा कि सख्त अटेंडेंस नियम छात्रों में मानसिक तनाव और परेशानियों की वजह बन सकते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पढ़ाई में अटेंडेंस जरूरी है, लेकिन इसे इतना सख्त नहीं बनाया जाना चाहिए कि किसी छात्र का करियर या जिंदगी उस पर निर्भर हो जाए। कोर्ट ने कहा कि किसी युवा की जान अनिवार्य अटेंडेंस नियमों की कीमत पर नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली में अपना घर अब नहीं होगा सिर्फ सपना, डीडीए ने शुरू की नई स्कीम, जाने कैसे मिलेंगे फ्लैट्स। दिल्ली में खुद के आशियाने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत लोग राजधानी में बेहद किफायती दरों पर अपना घर खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स की कीमतें नोएडा और गुरुग्राम जैसे इलाकों की तुलना में करीब 75% कम रखी गई है। डीडीए की इस नई जनसाधारण आवास योजना के तहत फ्लैटों की बिक्री पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी, यानी जो जितनी जल्दी आवेदन करेगा उसे उतनी ही जल्दी घर मिल सकता है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होकर फ्लैटों की कीमतें 11.8 लाख से 32.7 लाख रुपए तक रखी गई है, जिससे आम आदमी के लिए दिल्ली में घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन मोड में सरकार, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाया ये कदम। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार अब लगातार मैदान में उतरकर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को आनंद विहार बस स्टॉप हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार इस समय 13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी रख रही है और हर स्थान की ग्राउंड रिपोर्ट प्रतिदिन ली जा रही है। दिल्ली में अब साइबर ठगी पर तुरंत दर्ज होगी एफआईआर। राजधानी में 1 नवंबर से शुरू हुई नई व्यवस्था। देश में बढ़ती साइबर अपराधों के बीच पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब 1 लाख रुपया उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार अब ऐसे मामलों में लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायत केवल एक कॉल या ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in के माध्यम से पीड़ित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि ठगी की रकम 1 लाख रुपए या उससे अधिक है तो एफआईआर अपने आप ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। पहले सुविधा केवल 10 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी पर लागू थी। नई व्यवस्था से एफआईआर प्रक्रिया तेज होगी और पीड़ितों को शुरुआती राहत तुरंत मिलेगी।
दिल्ली में नवंबर के महीने में कितने दिन होगी बैंकों की छुट्टी, हॉलिडे लिस्ट हुई जारी। आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो गई है और इस महीने कई बैंक छुट्टियां हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस महीने होने वाली बैंक हॉलिडे की लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। यह लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की छुट्टियों की है, जिनमें राज्य स्तरीय छुट्टियां भी शामिल है। बात करें दिल्ली में इस महीने में बैंक छुट्टियों की, तो आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नवंबर महीने में शनिवार और रविवार की रेगुलर छुट्टियों के अलावा महज एक त्योहारी छुट्टी है, जिन्हें मिलाकर इस महीने दिल्ली में 8 दिन बैंक रहेंगे। ऐसे में अगर आप बैंकिंग से जुड़ी किसी काम के लिए बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो बैंक छुट्टियों को ध्यान में रखकर बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर और मजबूत यात्रियों की सुरक्षा, अब शिकायत करना हुआ आसान। एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आनंद विहार नमो भारत स्टेशन के पास नई पुलिस चौकी स्थापित की है। यह चौकी दिल्ली पुलिस को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है। इसके माध्यम से यात्री अब आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह चौकी आनंद विहार स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास बनाई गई है और पपड़गंज स्ट्रस एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेगी। नमो भारत ट्रेन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। आनंद विहार स्टेशन नमो भारत कॉरिडोर के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों में से एक है। पुलिस चौकी की स्थापना से यात्रियों की सुरक्षा और भी सुदृढ़ होगी और स्टेशन या ट्रेन से जुड़ी घटनाओं की शिकायतें दर्ज कराई जा सकेगी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन परिसर में इंजीनियर की कार में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे के इंजीनियर की कार में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जावेद 28 वर्षीय के रूप में हुई है। वे मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले के गांव बकरा का रहने वाले थे। जीआरपी ने संदिग्ध हालत में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कार में फंसने व दम घुटने के चलते मौत के बाद सामने आ रहे हैं। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। स्वजन शव लेकर बिहार रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। रेलवे पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात आनंद विहार रेलवे यार्ड में खड़ी कार में एक शव मिलने की सूचना मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से लॉ स्टूडेंट्स को मिली बड़ी राहत, अब एग्जाम में नहीं मानी जाएगी कॉलेज की शर्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को लॉ के स्टूडेंट्स को लेकर एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी लॉ स्टूडेंट्स को मिनिमम अटेंडेंस की कमी के आधार पर एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जरूरी अटेंडेंस के नियमों में बदलाव करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स सुशांत रोहिला की आत्महत्या से जुड़ा सुओ मोटो केस बंद कर। पश्चिमी दिल्ली में नियमों की उड़ रही धज्जियां, पालम ट्रेन में गिर रहा सीवर का गंदा पानी। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका व आसपास की कॉलोनियों के मध्य से गुजरने वाले पालम ट्रेन में गिर रहा सीवर का गंदा पानी यमुना को स्वच्छ करने के तमाम दावे और कवायद को पलीता लगा रहा है। बरसाती नालों से होता हुआ गंदा पानी सीधे यमुना में पहुंच रहा है। स्थिति यह तब है जब सरकार द्वारा यमुना के पानी को साफ करने की बहुस्तरीय कोशिश हो रही है। आलम यह है कि पालम ट्रेन के किनारे बसे द्वारका व मधु बिहार के निवासी गंदगी और बदबू के कारण परेशानियों का सामना करने को विवश है। आश्चर्य तो यह है कि समस्या को लेकर ना तो जल बोर्ड और ना ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग गंभीर। आज जारी होगी निगम चुनाव की अधिसूचना, 10 तक होंगे नामांकन, 12 वार्डों में होंगे उपचुनाव। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेंगे। अधिसूचना जारी करते हुए निगम चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। 10 नवंबर तक 12 सीटों पर नामांकन किए जा सकेंगे। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने इसके लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। आयोग के अनुसार नामांकन 5,000 रुपए सुरक्षा राशि सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को जमा करानी होगी। तभी 2,500 रुपए अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले प्रत्याशी को जमा करानी होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 2 ही व्यक्तियों के साथ रहने की अनुमति होगी, जबकि चुनाव में 8 लाख रुपए तक के खर्च की सीमा। 1 महीने से पानी जसोला नाले की पुलिया टूटने पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, कोई सुनवाई नहीं। जसोला गांव में क्रिस्प अस्पताल के पास नाले पर बनी पुलिया टूटने से पिछले 1 महीने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी चर्च रोड पर घुटनों तक भर गया है। वाहन चालक तो किसी तरह नाले को पार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लगभग 400 मीटर तक घुटनों तक गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभाग से शिकायत के बावजूद समस्या
जस की तस बनी हुई है। दरअसल क्रिस अस्पताल के पास दिल्ली जल बोर्ड के इस नाले पर एक पुलिया बनाई गई थी। 1.5 महीने पहले इसमें कुछ फंस गया था, जिससे पानी नहीं निकल पा रहा था। यह पुलिया डीडी की एक सड़क के नीचे से गुजरती थी। समस्या के समाधान के लिए पुलिया को खोदकर तोड़ दिया गया। पानी निकलने पर लोगों को राहत मिली। 400 एक्यूआई में मैराथन। दिल्ली के जहरीले माहौल पर आईएएफ के आयोजन पर सोशल मीडिया में उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली सहित एनसीआर की हवाओं में दिवाली के बाद से जहर उड़ रहा है। गैस चैम्बर बन चुके शहरों में सांस ले रहे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर संकट जताया जा रहा है। इसी बीच रविवार को आसमान में धुंध और कोहरे की सह परत के माहौल में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। यह 400 एक्यूआई के आंकड़े को पार कर गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली में इस भीषण प्रदूषण के बीच हुए साइकिलिंग और मैराथन इवेंट पर सोशल मीडिया में सवाल खड़े होने लगे हैं। लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं। प्रदूषण के चलते दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की कड़ी जांच। 23 चेक पोस्ट पर टीमें तैनात। बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। BS3 और उससे कम मानक वाले व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के तहत रविवार से दिल्ली में प्रवेश करने वाले 23 सीमा चौकियों पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है। निर्धारित मानकों से कम मानक वाले व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ विशेष रूप से सख्ती बरती गई, जबकि बस और टैक्सी जैसे यात्री वाहनों को नहीं रोका गया। पहले दिन सख्ती का मिला जुला असर रहा। अधिकांश सीमा चौकियों पर टीमें तैनात रही और वाहनों की जांच के बाद उन्हें आगे जाने दिया गया। बैरिकेड्स लगाए गए और प्रतिबंधित वाहनों के पोस्टर भी लगाए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रदूषण कभी भी नहीं बनता मुद्दा। सभी प्रमुख दलों का ध्यान रेवाड़िया बांटने पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रदूषण कभी भी नहीं चुनावी मुद्दा बनता है। राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में तमाम मुद्दे होते हैं, मगर प्रदूषण का मुद्दा नहीं उठता, जबकि दिल्ली में यह बड़ी समस्या हो चुकी है। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता 4 महीने तक प्रदूषण से जूझती है। प्रदूषण से लोगों की सांसें कम हो रही है, कई लोगों की मौत तक हो रही है और लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों तक से जूझना पड़ रहा है। मगर चुनाव के समय ना तो राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते हैं और ना ही जनता भी इस मुद्दे पर वोट देती है। विशेषज्ञों की माने तो वायु प्रदूषण तभी मुद्दा बनेगा जब जनता चाहेगी। उनके अनुसार संपन्न या उच्च वर्ग को छोड़ दे तो अन्य लोगों के प्रदूषण के प्रति जागरूकता न होना इसके पीछे बड़ा कारण है। दिल्ली के नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर 7 साल से जांच जारी, अब तक तय नहीं हो सका खराब निर्माण का जिम्मेदार कौन। अभियंता अपने साथियों को बचाने को लेकर किसी तरह गोलमोल रिपोर्ट प्रस्तुत कर मामले को उलझाते हैं। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के 7 साल पहले बने एक फ्लाईओवर के मामले में साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है। नत्थू कॉलोनी चौक रेलवे लाइन के ऊपर बने इस फ्लाईओवर के बनने के 2 साल बाद ही फ्लाईओवर खतरनाक घोषित हो गया था, क्योंकि इसके कुछ भाग गिरने लगे थे, जिसके बाद से बड़े वाहनों पर इसके ऊपर गुजरने पर प्रतिबंध है। मगर बड़ी हैरानी की बात यह है कि विभाग 7 साल बाद भी यह तय नहीं कर पाया है कि इसके लिए कौन अधिक जिम्मेदार है। अभी भी इसकी तकनीकी जांच चल रही है कि क्या यह अब बड़े वाहनों के ऊपर से गुजरने को लेकर सुरक्षित है। एमसीडी को 1115 करोड़ रुपए का फंड मिलने का रास्ता होगा साफ। एजेंसियों का बकाया चुकाने व मशीनें की खरीद से होगी सफाई। खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रही दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार लोन के तौर पर मदद करेगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिल्ली सरकार एमसीडी को 1115 करोड़ की लोन जारी कर देगी। इस प्रस्ताव को आगामी दिनों में दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूर कर दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद निगम को फंड जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार से मिलने वाले लोन में 500 करोड़ रुपए घर घर से कूड़ा उठाने के लिए सभी एजेंसियों के बकाये भुगतान में उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही 615 करोड़ की राशि को एमसीडी की 30 से 60 फीट चौड़ी सड़कों की सफाई के लिए मशीनों को खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार 55 किलोमीटर लंबे रिंग रोड को एलिवेटेड कॉरिडोर से बदलेगी, दुरुस्त होगी परिवहन व्यवस्था। पीडब्ल्यूडी ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और यातायात जाम को कम करने की दिशा में एक बड़ी रणनीति की तैयारी की है। विभाग ने 55 किलोमीटर लंबे महात्मा गांधी रोड को एलिवेटेड कॉरिडोर में परिवर्तित करने की योजना बनाई है। व्यवहार्यता अध्ययन और इसके लिए परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है, जो 24 सप्ताह यानी 6 माह में DPR बनाकर देगी और परियोजना पर 6 भागों में काम होगा।
दिव्य हुआ वसुदेव घाट। यमुना को पहली बार मिला सम्मान। 2 दिवसीय भव्य उत्सव का आयोजन। दशकों से उपेक्षित और प्रदूषण का दंश झेल रही दिल्ली की जीवनदायिनी यमुना नदी को पहली बार यमुनोत्सव पर ऐतिहासिक सम्मान मिला है, जिसका यमुना लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जो आस्था और वैभव अब तक केवल वाराणसी या हरिद्वार में गंगा नदी को प्राप्त था, अब दिल्ली ने भी उस परंपरा को अपना लिया है। दिल्ली सरकार ने यमुना संसद के साथ मिलकर कश्मीरी गेट स्थित वसुदेव घाट पर पहली बार 2 दिवसीय भव्य उत्सव का आयोजन कर एक नई परंपरा की नींव रखी है। इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग वसुदेव घाट पर पहुंचे। यमुना नदी से दिल्ली वासियों की न केवल आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि वह इसकी स्वच्छता को लेकर भी काफी चिंतित रहते हैं। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए उत्सव मैली हो चुकी यमुना को उसकी खोई हुई पवित्रता और मां का दर्जा लौटाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प है। यमुनोत्सव के असर पर वसुदेव घाट को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया। दिल्ली में आबकारी विभाग का छापा। महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरते पकड़े गए कर्मचारी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा नरेला स्थित एक मॉल में की गई छापेमारी में एक शराब की दुकान के कर्मचारी महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाते हुए पकड़े गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आबकारी विभाग के निरीक्षकों की एक टीम ने गुरुवार को सूचना मिलने पर नरेला स्थित मॉल में स्थित दिल्ली राज्य औद्योगिक संरचना निगम की शराब की दुकान पर छापा मारा। आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि टीम को दुकान आधी खुली मिली और उसमें 4 लोग महंगे ब्रांड की खाली बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाकर भरते हुए पकड़े गए। एनजीटी ने स्कूलों में एस्बेस्टस शीट पर तत्काल बैन से किया इंकार। 6 महीने में वैज्ञानिक समीक्षा का आदेश। देश भर के स्कूलों में एस्बेस्टस सीमेंट की शीटों का उपयोग करने पर रोक लगाने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इनकार कर दिया गया है। एनजीटी ने रिकॉर्ड पर लिया कि एनजीटी के आदेश के बावजूद भी स्कूल भवनों में एस्बेस्टस सीमेंट की छत और शीट के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि भवन में एस्बेस्टस स्वतः ही फाइबर नहीं छोड़ता है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि एस्बेस्टस फाइबर उपक्ष के कारण हवा, पानी और मिट्टी में प्रवेश कर सकते हैं। एनजीटी ने कहा कि ऐसे में किसी भी सकारात्मक विशिष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य सामग्री के अभाव में पूरे भारत के स्कूलों में एस्बेस्टस सीमेंट की छत शीट के उपयोग को तत्काल बंद करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा कार्यकाल कोड मात्र 100 दिन में पेपरलेस बनकर रचा इतिहास। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी बधाई। दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिन में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू कर एक नया मानक स्थापित किया है। यह बात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद भवन में आयोजित 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। यह सम्मेलन नेवा पर मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। रिजिजू ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भले इस परियोजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 28वां राज्य था, लेकिन अपने तेज क्रियान्वयन और दृढ़ संकल्प के कारण दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिन के भीतर इस परियोजना को सफलतापूर्वक साकार किया। उसने 4 अगस्त 2025 को पूरी तरह पेपरलेस प्रथम सत्र घोषित कर देश का 8वां गो लाइव राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है। पुरानी गाड़ियां नई कहानियां। ग्रेटर नोएडा में वीकेंड रैली शुरू, भीड़ उमड़ी, आंखें चमकी। क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली रविवार सुबह 10 बजे जेसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई है। इसमें देश विदेश की 40 विंटेज कारों ने हिस्सा लिया, जिनमें एक 67 साल पुरानी मर्सिडीज और एक लैंड रोवर भी शामिल थी। रैली में शामिल विंटेज कारों ने भारी भीड़ को आकर्षित किया है। विंटेज कारों का काफिला सोमवार को टाइगर सफारी पहुंचेगा। रैली उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से होते हुए 10 नवंबर को दिल्ली में संपन्न होगी। टीम द फायर फोक्स 10 दिवसीय द हिमालयन ड्राइव का आयोजन कर रही है। यह ड्राइव का 5वां संस्करण है। प्रतिभागी रविवार सुबह अपनी विंटेज कारों के साथ जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे मुख्य अतिथियों पहले भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता पद्मश्री दीपा मलिक, वन्य जीव फोटोग्राफर हरविजय सिंह बहिया और पूर्व हिमालयन ड्राइव विजेता ऋषि कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में सबसे पुरानी कार कलकत्ता की 1958 की मर्सिडीज 180 थी। इसे पृथ्वीनाथ टैगोर और सौरजीत पाल चौधरी चला रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में रबी फसल की बुआई से पहले किसानों को इस बात की चिंता, पूरा ग्रामीण परेशान। रबी फसल की बुआई की तैयारी कर रहे किसानों को महंगा डीजल खरीदकर खेतों की सिंचाई करनी पड़ेगी। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी उन्हें सरकारी नहरों से फसलों के लिए मुफ्त सिंचाई योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे खेतों तक पानी पहुंचने में चुनौती खड़ी हो गई है। सिंचाई विभाग नहरों की लिस्ट सफाई को लेकर महज दिखावा कर रहा है। नहरों से सिर्फ घास और झाड़ियां ही साफ की जा रही है। नहरों में 1.5 से 2 फीट तक सिल्ट जमा हो गई है, जिससे आगे
आगे पानी का बहाव असंभव हो गया है। किसानों ने इस पर आपत्ति जताते हुए सिर्फ घास ही नहीं बल्कि सिल्ट को भी सही तरीके से हटाने की मांग की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।